हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजेटी ड्राइव्स। मैं हूं आपका होस्ट रजत चौधरी और आज जो मैं कार ड्राइव कर रहा हूं दिस इज एमजी हेक्टर एंड इट इज अ 5 सीटर वेरिएंट और ये जो है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है विच इज सैवी प्रो सीवीटी वेरिएंट। और इसमें मैं आज आपको एक गाड़ी का एक क्विक ड्राइव इंप्रेशन बताने वाला हूं कि गाड़ी का कंफर्ट वगैरह कैसा है, परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है, प्लस एमजी की जो ये गाड़ी है ये लैग कहाँ करती है एज पर देयर कंपिटिटर्स और कहाँ पे कंपनी को हेक्टर में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और ये गाड़ी एक्चुअल में ये मिसअंडरस्टूड गाड़ी है या अंडररेटेड गाड़ी है, राइट। और वो लोगों का जो पर्सपेक्टिव है इंडिया में इस गाड़ी को लेके वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो अभी मैं आया हूँ एमजी हेक्टर के शोरूम में विच इज जुबिलियंट मोटर वर्क्स। इट इज सिचुएटेड इन पीसीएमसी पुणे। यहाँ पे सेल्समैन है मिस्टर रोहित शर्मा। हाय रोहित, हाउ आर यू? हेलो सर, फाइन। हेलो। ओके। सो ये हमारे साथ एक वाइल्ड ड्राइविंग, हम इनके साथ भी कन्वर्सेशन करेंगे। आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग इस वीडियो पे एंड तक बने रहें जिसमें आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी हेक्टर को लेके, जो एक परसेप्शन बना हुआ है इस गाड़ी को लेके एज अ ब्रांड और एंड एज अ प्रोडक्ट एज वेल, राइट। तो वो सारी चीजें आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, तो आपको एक डिसीजन बाइंग गाइड काइंड ऑफ मिल जाएगी और इससे आपका डिसीजन भी काफी क्लियर हो जाएगा। तो अब गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको क्रॉल फंक्शन इसका गाड़ी का दिखा देता हूँ। तो गाड़ी जीरो पे है, मैंने ब्रेक से पैर हटा लिया है, एक्सेलरेशन पे मेरा पैर बिल्कुल नहीं, एक्सेलरेटर पे। और ये कार आराम से 9 की स्पीड तक आराम से उठ रही है। तो जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, जब हैवी ट्रैफिक कंडीशंस होते हैं सिटी में, तो ये क्रॉल फीचर काफी यूजफुल है। इनफैक्ट मैंने सेम चीज अपने होंडा सिटी में भी एक्सपीरियंस की है कि क्रॉल फंक्शंस इसका काफी बढ़िया होता है। इनफैक्ट सीवीटी का जो मैंने एक्सपीरियंस किया, सीवीटी का काफी बढ़िया होता है। कमिंग टू दी कैबिन कंफर्ट इज क्वाइट गुड। और जो इंसुलेशन है, जो साउंड इंसुलेशन है, रोड नॉइज वगैरह, वो काफी कंट्रोल्ड है। तो जब आप जैसे गाड़ी चला रहे हो तो ये आपको काफी लग्जरियस फील देती है। और अगर आप इसका इंटीरियर वगैरह भी देखोगे, अगर इसका जो ये जिस सेगमेंट में आती है, तो ये इंटीरियर में कैबिन कंफर्ट में मैं किसी से भी, जो इसके राइवल्स हैं उसमें किसी से भी पीछे नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके कंपिटिटर्स में इससे अच्छा आता है या फिर उनका खराब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट सेगमेंट वाइज अगर मैं देखूं तो इसका कैबिन कंफर्ट बहुत ही जबरदस्त है। फिट एंड फिनिश काफी अच्छा है, राइट। इंफोटेनमेंट वगैरह के जो फिट एंड फिनिश आप देख लो, और ये फ्रंट जो सारा लेदर मटेरियल ही है, एवरीथिंग इज सॉफ्ट टच, इट इज क्वाइट गुड। एसी इज क्वाइट गुड। एसी मतलब अब इस टाइम पे पुणे में अराउंड 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और इसमें इतने टेम्परेचर के बावजूद भी जो इसका फैन स्पीड देखो, आप 4 पे मैंने सेट किया हुआ, टेम्परेचर इज लो। तो एसी भी, जो इसकी परफॉर्मेंस है, एसी काफी अच्छी लगी मुझे, ठंडक काफी अच्छी दे रहा है। जिस सेगमेंट में, जिस प्राइस पॉइंट में ये गाड़ी आती है, दैट इज अराउंड ये 20, रोहित जी, ये 25 लाख के सेगमेंट में आती है गाड़ी। 7 सीटर जो है वो 25 के ऑलमोस्ट जाती है। ओके, 7 सीटर। और ये जो 5 सीटर वेरिएंट है, 23 लाख जाती है ऑन रोड। ये ऑन रोड पुणे 23 लाख आपको कॉस्ट करती है, सैवी प्रो सीवीटी वेरिएंट। कॉस्ट वाइज ये काफी अच्छी गाड़ी है। मतलब अगर आप क्रेटा की तरफ जा रहे हो, क्रेटा की तरफ इंक्लाइंड हो, आपको एक 5 सीटर एसयूवी लेनी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जा रहे हो, तो आप ये सेगमेंट भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ये क्रेटा के ऊपर का सेगमेंट है। इसके जो कंपिटिटर्स हैं दैट इज सफारी और एक्सयूवी 7XO, हैरियर भी है। हैरियर मतलब हैरियर के कंपैरिजन में आई थिंक ये थोड़ी बड़ी है हैरियर के, अगर डायमेंशन वाइज बात करें, राइट। बट 5 सीटर वेरिएंट में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हैरियर के साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। विड्थ में सफारी ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एक्सयूवी 7XO एंड हेक्टर। बट इसका जो व्हील बेस है और इसकी जो लेंथ है, उसमें ये सफारी से एक्सेल करती है, सफारी से अच्छी है। और एक्सयूवी 7XO के आसपास ही ये बैठती है, कुछ अराउंड 4 या 5 mm का फर्क है। तो अगर आप इसकी रोड प्रेजेंस देखोगे तो रोड प्रेजेंस में भी ये गाड़ी काफी अच्छी दिखती, काफी एग्रेसिव लुक है फ्रंट से। जो इससे पहले वाला जो वेरिएंट था, दिस इज द फेसलिफ्ट वेरिएंट जो कि दिसंबर 2025 में लॉन्च हुआ था। बट इससे पहले जो वेरिएंट आता था वो भी सामने से काफी एग्रेसिव लुक था उसका। ओवरऑल स्टैंस गाड़ी का काफी अच्छा था। ऐसा नहीं कि गाड़ी आपको थोड़ी दबी हुई दिखेगी या नीचे दिखेगी। इसका जो ओवरऑल स्टैंस है वो काफी कमांडिंग है, काफी रोड प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है। सामने से बोनट वगैरह काफी क्लियर दिखता है। और ये मैं कोई पेड रिव्यू या प्रमोशनल रिव्यू नहीं बना रहा हूँ, दिस इज माई कंप्लीट फीडबैक। ये मैं फीडबैक दे रहा हूँ जेन्युइनली, जो कि मुझे फील हुआ है इस गाड़ी के बारे में, राइट। और इसमें फीचर्स वाइज अगर आप देखोगे तो फीचर्स में टॉप मॉडल में ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आते हैं। आप फीचर्स का नाम लो और वो फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलेंगे। इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, जिस सेगमेंट में गाड़ी आती है, राइट। कमिंग टू 360 डिग्री कैमरा, एडीएस फीचर्स एंड इसमें जो आई थिंक 6 वे ड्राइवर एडजस्टेबल सीट है।
इसमें वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह भी आती है ऑप्शन, मेमोरी फंक्शन नहीं मिलता आपको, लेकिन 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स हैं। इसमें आपको जो 7 सीटर का ऑप्शन मिलता है वो आपको शार्प एंड सेवी प्रो से स्टार्ट होता है, राइट? हाँ, हाँ, वही तो वेरिएंट हाँ, उसके नीचे वाला वेरिएंट कौन सा है रोहित जी? वो 5 सीटर में ही आता है आपको। वो वेरिएंट का नाम क्या है वो? स्टाइल से स्टार्ट होगा मैनुअल, स्टाइल, ओके। फिर आता है सिलेक्ट, स्मार्ट, शार्प, सेवी, ऐसे। तो जो शार्प एंड सेवी है उसमें ही आपको सिर्फ 7 सीटर के वेरिएंट्स मिलेंगे। और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है इसमें इसका जो इंटीरियर है, इसका दिस इंटीरियर इज कंप्लीटली आइवरी फिनिश। सो आप इसको आइवरी वाइट काइंड ऑफ इंटीरियर है, तो ग्रे कलर। हाँ, मतलब काइंड ऑफ। और जो 7 सीटर आती है उसमें आपको अर्बन 10 कलर मिलता है, तो वो कलर भी काफी प्रीमियम लगता है। परफॉर्मेंस वाइज बात करूं तो इसमें जो इंजन आता है दैट इज 1451 सीसी, सेम आपको हेक्टर प्लस में भी मिलेगा। पावर फिगर्स की बात करूं तो इसमें 143 पीएस ऑफ पावर है, 250 एनएम ऑफ टॉर्क है। जो इसका पीक पावर और टॉर्क है वो 5000 आरपीएम के आसपास किक इन होता है, राइट। परफॉर्मेंस वाइज मुझे इसमें कोई कमी नहीं है, मतलब लाइक जो इसका टर्बो पेट्रोल ऑप्शन है, दिस इज द टर्बो पेट्रोल वेरिएंट, और इसमें मुझे परफॉर्मेंस वाइज कोई कमी नहीं दिखती। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे पर्सपेक्टिव ये था कि जो हेक्टर को और एमजी को लेके जो इमेज बनी हुई है, ठीक है, जो कि मैं एक देखता हूं कि काफी लोग डिस्कस करते हैं कि एक चाइनीज ब्रांड है और गाड़ी रिलायबल नहीं है। मतलब किस टर्म्स में आप वो बोलते हो कि रिलायबल नहीं है? क्योंकि एमजी की अगर आप देखो, एमजी इज अ ग्लोबल ब्रांड, राइट? उनका सैग के साथ टाई अप है, देन दे हैव अ टाई अप विद जेएसडब्ल्यू एज वेल, तो जॉइंट वेंचर भी है, ग्लोबल ब्रांड है। और अगर आप गाड़ी की फिट एंड फिनिश देखो, गाड़ी की परफॉर्मेंस देखो, जो वैल्यू आपको ऑफर करती है वो काफी ज्यादा है। चाइनीज बोल के किसी गाड़ी को डिसरिगार्ड करना इज नॉट अ गुड थिंग। कमिंग टू द पॉइंट, अगर आप विंडसर के देखो तो विंडसर भी एमजी की है, लेकिन वो तो महीने के 4,500 से 5,000 यूनिट बिक रही है, राइट? तो वहां पे कैसा है, इनफैक्ट वॉल्वो वगैरह भी आप देखोगे तो वॉल्वो में भी XC60 XC90 प्रोडक्ट्स आते हैं, वो भी वॉल्वो इज ऑल्सो चाइनीज ब्रांड, बट उसकी तो लोग काफी तारीफ करते हैं कि लाइक सेफ्टी वाइज भी अच्छी है, हर तरीके से अच्छी है। बट जहां बात इसी एमजी हेक्टर की आती है, तो एमजी हेक्टर स्पेसिफिकली लोग जो टारगेट करते हैं कि लाइक चाइनीज है, चाइनीज है, चाइनीज है, लेकिन इसमें कुछ गलती जो मैं मानता हूं कि लाइक लोगों की है, जो इसको सिर्फ चाइनीज बोल के डिसरिगार्ड कर देते हैं। प्लस इसमें जो इंजन ऑप्शंस आते हैं, जैसे इसमें सिर्फ सीवीटी आता है फॉर ऑटोमेटिक, कंपनी को क्या फोकस करना चाहिए, जो इसके कंपटीटर्स हैं लाइक XUV 7XO और सफारी, ठीक है, तो उसमें आपको डीजल का इंजन ऑप्शन भी मिलता है, प्लस अभी सफारी एंड हैरियर में पेट्रोल भी इंट्रोड्यूस हो गया है। XUV 7XO में और स्कॉर्पियो वगैरह आप देखोगे तो महिंद्रा की जो लाइनअप है उसमें शुरू से पेट्रोल डीजल वगैरह अवेलेबल था, इसमें पेट्रोल ऑलरेडी आता है। कंपनी को अगर सेल्स आप रिवाइव करने के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, या आप अपनी गाड़ी को एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट भी बनाना चाह रहे हो, तो जिस हिसाब से आप एमजी मैजेस्टर है, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी डीजल इंजन से बैकआउट कर गई है। मैजेस्टर में भी उन्होंने डीजल इंजन दिया ही हुआ है। तो हेक्टर जिस सेगमेंट में आती है, इसमें कायदे से कंपनी को एक डीजल ऑटोमेटिक ऑप्शन देना ही चाहिए। काफी लोग पूछते हैं, खोजते हैं, बट उनको मिलता नहीं है। पहले आई थिंक डीजल मैनुअल आता था, बट ये जो फेसलिफ्ट आया है इसके साथ इन्होंने आई थिंक अभी तक डीजल लॉन्च नहीं किया है। फ्यूचर का पता नहीं, बट अभी तो फिलहाल डीजल का कोई भी ऑटोमेटिक या मैनुअल वर्जन लॉन्च नहीं किया है। जो इनका लास्ट आता था उसमें था। तो जब आप डीजल ऑटोमेटिक आप लॉन्च करोगे ना, तो वो एक तरह से हेल्प भी करेगी कंपनी को अपनी सेल्स रिवाइव करने के लिए, हेक्टर के लिए, और एक गाड़ी को एक इस पर्टिकुलर एसयूवी को एक स्टैंड पॉइंट पे भी रखेगी कि लाइक अगर आप XUV 7XO या सफारी आप डीजल में देख रहे हो, तो हेक्टर इज ऑल्सो द चॉइस, राइट? वो भी एक आपकी चॉइस बन जाती है कि आप ये गाड़ी भी परचेज कर सकते हो। इस गाड़ी को भी आप एक काइंड ऑफ ऑप्शन की तरह देख सकते हो, क्योंकि सेगमेंट वाइज में किसी भी चीज में पीछे नहीं है। वेटिंग पीरियड पे थोड़ा सा प्रकाश डालोगे? यूजुअली आप अगर देखिएगा सर, तो जैसे कि हेक्टर 5 सीटर और 7 सीटर, मोस्टली 7 सीटर ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। हाँ। क्योंकि रेयर के जो सीट्स है वो कभी तो उनको यूज़ भी हो जाता है, और नहीं तो फोल्ड करके वो एज ए लगेज भी यूज़ करते हैं। ओके। तो वेटिंग वाइज सेवी प्रो जो वेरिएंट है, वो जैसे कि फीचर्स में अपडेट हुआ है। शार्प में आपको 360 कैमरा नहीं आता है, ऑटो टेलगेट नहीं है, तो इसके लिए लोगों का प्रेफरेंस जो है वो अभी शार्प से ज़्यादा सेवी पे है। तो वेटिंग वाइज जो स्टाइल वेरिएंट है, सिलेक्ट वेरिएंट है ये, और स्मार्ट वेरिएंट है, वो क्लोज टू 3 to 4 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। अच्छा। और सेवी प्रो जैसे कि अभी प्रेफर कर रहे हैं लोग ज्यादा, जिनको शार्प में वो चीज नहीं मिल रहा है, तो वो क्लोज टू वही 2-3 महीने वेटिंग चल रहा है। तो मार्केट शेयर जो मैं बोल रहा हूँ ऑटोमेटिक का काफी बढ़ा है। हाँ। तो उससे कैसा हो रहा है कि लाइक लोग डीजल ऑटोमेटिक लोग देख रहे हैं, हालांकि उसमें भी एक कैच है। अब जैसे आजकल जिनकी रनिंग कम है, तो वो लोग डीपीएफ वाले इशू से परेशान है, जिनको डीपीएफ वगैरह के इश्यूज आते हैं।
तो कंपनी को कायदे से क्या करना चाहिए, इस गाड़ी का जो माइलेज है जो कंपनी क्लेम करती है वो कितनी करती है कंपनी इसका क्लेम? ऐसे इन जनरल आप देखिएगा सर तो हाईवेज पे 14 देती है गाड़ी Okay. और सिटी में क्लोज टू 8 to 10 का एवरेज 8 to 10 पकड़ तो के अब मैंने जो ऑनलाइन देखा है जिस हिसाब से लोगों ने अपने अपने रिव्यूज वगैरह शेयर किए हैं गाड़ी को लेके, तो काफी लोग बोलते हैं कि लाइक इसका जो एवरेज है वो 6 से 7 देती है, कुछ लोग बोलते हैं 4 से 5 देती है, कुछ लोग बोलते हैं उनको 9 से 10 का भी मिला है सिटी में। तो माइलेज एक ऐसी चीज है जिसमें दो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। पहला तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से आप देखो और एक दूसरा आप यूजर्स के पर्सपेक्टिव से देखो। तो पहला मैं आपको यूजर पर्सपेक्टिव बताता हूँ आप लोग को। उसमें कैसा होता है कि लाइक कोई भी गाड़ी होगी, अगर वो टॉर्क कन्वर्टर है, सीवीटी है, साइज छोटा है, साइज बड़ा है, अगर आप उसको एग्रेसिवली ड्राइव करोगे तो गाड़ी आपको माइलेज कम ही देगी। कोई भी गाड़ी हो ले आओ, आप मारुति की गाड़ी भी ले आओ, अगर आप उसको एग्रेसिव ड्राइव करते हो, बहुत ही हार्श ब्रेकिंग वगैरह आप काफी ज्यादा करते हो, प्लस सडन एक्सेलरेशन काफी ज्यादा करते हो, तो उसमें गाड़ी आपको माइलेज कम ही देगी। हालांकि ये जिस सेगमेंट में गाड़ी आती है, इसका जो साइज है, इसके हिसाब से जो मुझे लगता है कि इसमें कंपनी क्या कर सकती है एज अ ऑप्शन, इसमें काइंड ऑफ माइल्ड हाइब्रिड या फिर प्लग इन हाइब्रिड एक ऑप्शन दे सकती है, क्योंकि आजकल काफी सारी कंपनीज हाइब्रिड की तरफ भी पुश कर रही हैं। तो अगर इसमें हाइब्रिड ऑप्शन अगर इंट्रोड्यूस कर देगी ना कंपनी, तो लोगों के पास ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड की ऑब्वियसली प्राइस थोड़ी ज्यादा जाएगी, राइट। तो उससे क्या होगा कि लोग अगर हेक्टर जो लेने वाला होगा ना, उसके पास चॉइस होगी, आइदर दे कैन गो फॉर हाइब्रिड ऑप्शन बाय पेइंग एक्स्ट्रा, और दे कैन सेटल विद द पेट्रोल वेरिएंट ओनली इफ दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द माइलेज। ठीक है, क्योंकि ये सेगमेंट ऐसा है, इसमें काफी लोग माइलेज देखते भी हैं और कुछ लोग को गाड़ी के ओवरऑल वैल्यू से मतलब है, लाइक गाड़ी क्या आपको वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट, कंसिडरिंग द फीचर्स, कंफर्ट, लग्जरी, परफॉर्मेंस, राइट। तो वो वैल्यू फॉर मनी काफी लोगों के लिए होता है, माइलेज काफी लोगों के लिए सेकेंडरी होता है, कई लोग के लिए माइलेज बहुत ज्यादा कंसर्न होता है, और एक्चुअल में देखा जाए एवरेज थोड़ा सा कम है। हालांकि देखिए, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की बात करूं तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कोई भी गाड़ी होगी उसका माइलेज कम होगा ही होगा, और जिस हिसाब से अभी E20 ब्लेंडिंग वगैरह चल रही है, तो उस हिसाब से भी देखें तो माइलेज थोड़ा सा गाड़ियों का ड्रॉप हुआ है। कल को गवर्नमेंट अगर E20 की जगह E27, E30 वगैरह इंट्रोड्यूस करेगी, तो कंपनीज को उस हिसाब से अपने इंजन भी कंप्लायंट उसके हिसाब से बनाने पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम दोनों तरफ है। अगर आप डीजल में जा रहे हो, आपकी रनिंग सिटी में ज्यादा है, तो आपको डीपीएफ का इशू आएगा। अगर आप पेट्रोल के साथ जा रहे हो, पेट्रोल में आप इतनी हैवी गाड़ी ले रहे हो, तो उसमें भी आपको एवरेज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप गाड़ी का एक बार वेट देखो, गाड़ी का साइज देखो, गाड़ी का ये देखो कि गाड़ी आपको किस हिसाब से परफॉर्मेंस दे रही है। ठीक है, तो वो चीजें मैटर करती हैं। तो माइलेज में ये नहीं बोलूंगा कि अच्छा है या बहुत ही ज्यादा खराब है, कंसिडरिंग द साइज ऑफ द कार, द माइलेज इज ओके। ठीक है, मैं इसको बहुत खराब नहीं बोलूंगा, तो माइलेज मतलब 6 से 7 भी अगर गाड़ी ये निकाल के दे रही है ना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, और अगर ओपन रोड है जैसे कि मैं यहाँ चला रहा हूँ, अगर मैं इसको आराम से 50, 60, 70 की स्पीड में आराम से ड्राइव करता हूँ, हायर आरपीएम पे ना जाके नॉर्मल आरपीएम पे इसको मैं आराम से गाड़ी चला रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि 8 से 9 ये गाड़ी आराम से निकाल के दे देगी। हाईवे पे ऑब्वियसली हर गाड़ी का ज्यादा ही होता है, आप चाहे पेट्रोल में चले जाओ, डीजल में चले जाओ, डीजल का ऑब्वियसली थोड़ा सा एज रहता है पेट्रोल के ऊपर, बट डीजल में तो उनको वो मिलेगा ही एवरेज। बट जब पेट्रोल की बात आती है, तो पेट्रोल में आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब इतनी बड़ी साइज की आप गाड़ी चला रहे हो, तो उसको गाड़ी को समझना पड़ता है आपको। अभी जो फिलहाल हैरियर और सफारी लॉन्च हुई है पेट्रोल में, उसका भी जो एवरेज है वो आई थिंक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है, और उसका पावर भी ज्यादा है, उसका टॉर्क भी इससे ज्यादा है। हालांकि उसका भी जो एवरेज है वो अराउंड 6 से 10 के बीच में ही कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है, जो कि सिटी के अंदर मिलता है। हालांकि कुछ लोग शायद उससे ज्यादा भी निकालते होंगे, बट कंसिडरिंग द कार ऑफ दिस साइज, आई थिंक 6 to 7 और मैक्स टू मैक्स 8 to 9 इज एक्सपेक्टेड इन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। उसके ऊपर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और हाईवे पे ऑब्वियसली आपको एवरेज का ज्यादा ही मिलेगा। परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सस्पेंशन मुझे गाड़ी का काफी अच्छा लगा, इट्स सॉफ्ट भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, बैलेंस सस्पेंशन है, राइट। कॉर्नरिंग वगैरह पे गाड़ी काफी अच्छी है। पहले हेक्टर में एक फीचर आता था जो कि काफी अनोइंग था, और लोगों ने उसको काफी कंप्लेन भी की थी उसके बारे में, कि लाइक अगर आप जरा सा भी 30 डिग्री के अराउंड आप स्टीयरिंग टिल्ट कर रहे हो लेफ्ट या राइट में, तो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते थे। तो वो फीचर भी कंपनी ने हटा दिया है, मतलब कंपनी ने लोगों की सुनी है, राइट, और उस चीज को देखते हुए कंपनी ने वो फीचर हटाया है। नॉर्मल जो सर्विस है इसका क्लोज टू 8 to 10,000 पेट्रोल वेरिएंट का हो जाता है, जिसमें वेरिएंट एयर पार्ट्स हटा देते हैं हम लोग। अच्छा, वो एडिशनल कॉस्ट होता है सर।
जो कि आप जैसे यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग वो रहेंगे या खराब होंगे। ओके, नॉइज इंसुलेशन वगैरह काफी अच्छी है, मतलब लाइक आपको रोड नॉइज वगैरह और ये सब चीजें नहीं मिलेंगी अंदर। जब आप ये कार परचेस करोगे तो इसके साथ अभी एमजी आपको क्या ऑफर कर रही है, 3 years ऑफ अनकंडीशनल वारंटी, अनलिमिटेड किलोमीटर्स वगैरह उसमें कवर होता है। उसके अलावा ऊपर से अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह आपको परचेस करनी तो आप कर सकते हो, बट एमजी आपको अनलिमिटेड किलोमीटर। ओके ठीक है, आप अभी थोड़ा देर शांत रहिए। तो कैसा है कि इसमें एमजी आपको अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी देती है, जो कि 3 साल की होती है, और उसमें आरएसए वगैरह भी इंक्लूडेड रहता है, if I'm not wrong। 3 years अनलिमिटेड किलोमीटर, एमजी शील्ड बोलती है उसको, राइट? हाँ। एमजी शील्ड। तो ये मैं एक ओवरब्रिज पे गाड़ी चला रहा हूँ, स्पीड इसकी है 70। तो गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है ना वो काफी कंट्रोल्ड है, और अगर मैं इसको रेस वगैरह भी दे रहा हूँ ना, तो रेस में भी ये आराम से गाड़ी बहुत अच्छे से पिकअप कर रही है स्पीड को। इंक्लाइन आप ले लो, ये देखो आप, तो इसमें मुझे रबर बैंड इफेक्ट फील नहीं हो रहा, मतलब अभी तक तो फील नहीं हुआ। मतलब सिटी में थोड़ा मुझे होंडा सिटी में लगता है, बट इसमें आई थिंक मुझे एकदम से रबर बैंड इफेक्ट आपको तब फील होता है जब आप एकदम सडन एक्सेलरेशन बहुत ही हार्ड प्रेस किया आपने और आप एक्सपेक्ट करोगे कि गाड़ी एकदम से उड़ जाए, वहां पे थोड़ा सा रबर बैंड इफेक्ट लगेगा। बट अगर आपको इसको लीनियर एक्सेलरेशन के साथ आप चला रहे हो गाड़ी, तो आई थिंक इसमें रबर बैंड इफेक्ट आई थिंक फील नहीं होगा। टच स्क्रीन दिखने में काफी अच्छा है, इसमें सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। जेस्चर कंट्रोल वगैरह कंपनी ने इस बार ऑफर किया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले जो इसके बारे में काफी लोगों की कंप्लेंट रहती है कि लाइक लोगों को बटन्स ऑफर करने चाहिए। इनफैक्ट मैंने अपने सेल्टॉस वाले वीडियो में भी बोला था कि बटन्स आर ऑलवेज प्रैक्टिकल एंड गुड टू हैव फीचर्स, क्योंकि वो एसेंशियल्स होते हैं। जब आप ड्राइव कर रहे हो गाड़ी तो बटन काफी जरूरी है, राइट? बटन से आपको नेविगेशन वगैरह नेविगेट करने में, एसी के कंट्रोल्स वगैरह नेविगेट करने में काफी इजी रहता है। पहले में जो स्क्रीन आती थी एमजी में, उसमें कैसा था, उसमें जेस्चर कंट्रोल नहीं था। तो उस चीज को कंपनी ने सॉल्व कैसे किया है कि इसमें आपको जेस्चर कंट्रोल दे दिया है। तो लाइक अगर आप गाड़ी चलाते चलाते अगर आप स्क्रीन पे हाथ भी लगा रहे हो, जैसे अभी फैन स्पीड 4 पे है, इसको मैं 2 फिंगर्स से अगर मैं इसको नीचे कर रहा हूं तो इसका टेम्परेचर लो है, ऊपर करूंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, राइट करूंगा तो फैन स्पीड बढ़ेगी, 8 पीस फैन आती है, 8 फैन स्पीड बढ़ेगी, लेफ्ट करूंगा तो मैं इसकी फैन स्पीड कम हो जाएगी। तो जेस्चर कंट्रोल इसका काफी अच्छा वर्क करता है। तो वो चीज कंपनी ने रिजॉल्व करके दी है कि हाँ, आपको स्क्रीन की तरफ देख के ऐसे नेविगेट ना करना पड़े। वॉल्यूम के लिए आपको 3 फिंगर्स का इस्तेमाल करना है। अगर आप 3 फिंगर्स से आप वॉल्यूम कर रहे हो नीचे, तो ये देखो 0 पे ये इसको मैं करूंगा तो ये वॉल्यूम अप हो जाएगा। वॉल्यूम डाउन के लिए आपको नीचे से करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रैक चेंज करना है, ट्रैक चेंज के लिए आपको राइट करोगे तो ट्रैक चेंज हो जाएगा, लेफ्ट करोगे तो वापस से प्रीवियस ट्रैक प्ले हो जाएगा। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ये कंपनी ने करके दिया। तो मतलब अगर मैं ऐसे ऐसे नेविगेट करके भी चल रहा हूँ, सामने देख के मैं नेविगेट इजीली कर सकता हूँ। अगर आप यूजेबिलिटी की बात करो तो जो फर्स्ट टाइम यूजर है, जो फर्स्ट टाइम हेक्टर बाय कर रहा है, या फिर जो इतनी बड़ी स्क्रीन के लिए यूज टू नहीं है, तो जो फर्स्ट टाइम बात कर रहा है तो उसके लिए स्टार्टिंग के कुछ दिन उसको थोड़े से ट्रिकी लगेगा, बट धीरे धीरे इसमें आप यूज टू हो जाओगे। जैसे मैं ये वाला जो फेसलिफ्ट वेरिएंट है, ये मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, लेकिन अगर इसका जो जेस्चर कंट्रोल की मैं बात करूं, मैं सामने देखते देखते आराम से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे पता है क्या चल रहा है, राइट? और वॉल्यूम अप एंड डाउन तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। हालांकि एसी के लिए स्पेसिफिकली आपको इधर से आप राइट लेफ्ट कर सकते हो। फैन स्पीड अगर आपको सेट करना हो, क्लाइमेट सेट करना हो, तो आपके लिए कंपनी ने जेस्चर कंट्रोल दिया है, जो कि काफी अच्छा है। मतलब कंपनी ने वो चीज देखी है कि अगर उनको सेम चीज स्क्रीन रिटेन करते हुए उस चीज को और कैसे प्रैक्टिकल बनाया जाए, वो चीज कंपनी ने इस पे फोकस किया है। तो इस बीच मैंने जितनी गाड़ी चलाई, मुझे तो बहुत मजा आया। मतलब आप स्टीयरिंग फीडबैक की बात कर लो, आप सस्पेंशन की बात कर लो, आप एक्सेलरेशन की बात कर लो, राइट? तो जो कोर है इंजन का, जो कोर एस्पेक्ट होता है गाड़ी का, जो इंजन है बेसिकली, तो इंजन वाइज आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अर्गोनॉमिक्स अच्छे हैं इसके, सस्पेंशन अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें 197 mm कुछ अराउंड ग्राउंड क्लियरेंस है, राइट? डायमेंशन वाइज भी गाड़ी काफी अच्छी है। और तो उस हिसाब से देखे तो कंप्लीट पैकेज है। बिना देखे आप कोई भी गाड़ी रिजेक्ट मत करो, कोई भी गाड़ी हो। मैं ये सभी चीज की, सभी कंपनीज के लिए बोल रहा हूँ कि आप अगर अपना कोई कार लेने का प्लान कर रहे हो, उस सेगमेंट में आप सभी कंपनीज की कार चेकआउट करो। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल वाला जो सीन होता है ना इंडिया में, कि जो एक गाड़ी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गई तो लोग उसके पीछे भागने लग गए। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गाड़ी खराब है, बट उसके
काउंटर पार्ट्स जो है या फिर उसके जो राइवल्स हैं उनको भी आप जरूर चेकआउट करो। सेम डे टेस्ट ड्राइव्स लो या फिर अल्टरनेट डेज पे लो, तो उसमें आपको आपका थॉट प्रोसेस भी क्लियर होता है। नहीं, जो कि आपने जो ऑनलाइन देखा हुआ है उसके कंपैरिजन में आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज हो सकता है। तो इंडिया क्या है, भेड़चाल वाला मार्केट है। इंडिया में लोग को जो गाड़ी सामने दिख गई वो गाड़ी वो खरीदते हैं। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस कार और आप चेकआउट करो, टेस्ट ड्राइव वगैरह लो, आपको समझ में आएगा, चीजें क्लियर आउट होंगी, उसके बाद आप अपना एक डिसीजन बना सकते हो, राइट। तो अच्छी गाड़ी है, आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो।